जय श्री राम दोस्तों। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिस कहानी को मुझे मेरे दोस्त ने सुनाई थी। और ये कहानी उत्तराखंड के एक कॉलेज की है जहाँ पे 3 दोस्तों के साथ एक बहुत ही अजीब और घटिया घटना घटी जिससे वो पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाए। और जो मेरा दोस्त ये कहानी मुझे सुनाया था वो खुद देहरादून का ही रहने वाला है। तो आइए दोस्तों, हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस कहानी में ऐसा क्या हुआ था जिस कारण उन दोस्तों की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। दोस्तों, ये घटना 1990 के आसपास की है। देहरादून का एक कॉलेज। प्रिया, करण और रंजीत। प्रिया और करण जो थे वो बचपन के ही दोस्त थे। वो लोग स्कूल में एक साथ पढ़ाई कर रहे थे और होने के बाद प्रिया और करण आगे की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। वहाँ पे उनकी दोस्ती एक रंजीत नाम के लड़के से होती है। प्रिया के बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को बता दूँ, वो देखने में बहुत ही ज़्यादा आकर्षक, सुंदर और एक चुलबुली लड़की थी जिसका व्यवहार बहुत ही बढ़िया और किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी था, जिसके कारण करण हमेशा उसकी तरफ अट्रैक्ट रहता था। समय के साथ साथ प्रिया, करण और रंजीत की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी हो जाती है। एक टाइम रंजीत ने प्लान बनाया कि चलो हम लोग कहीं घूमने के लिए चलते हैं। तीनों दोस्त इस चीज़ को लेकर के एग्री हो गए थे। और दोस्तों, उस टाइम दुर्गा पूजा का समय शुरू होने वाला था। तीनों दोस्त ये प्लान बनाते हैं कि जब हमारे कॉलेज में दुर्गा पूजा की छुट्टी होगी उस टाइम पे हम लोग घूमने के लिए निकलेंगे। ये लोग एक देहरादून के ही जंगल के लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं और बोलते हैं कि इस जंगल में हम लोग चलते हैं और वहाँ जा कर के पिकनिक मनाएंगे। कॉलेज की छुट्टियाँ शुरू हो जाती है और ये तीनों दोस्त प्रिया, करण और रंजीत पिकनिक मनाने के लिए उसी जंगल में निकल जाते हैं। तीनों दोस्त जंगल में पहुंच जाते हैं और जंगल जाने के बाद इन तीनों दोस्तों को एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन दिखाई देता है जिससे वो उसी लोकेशन पर बैठ करके पिकनिक मनाने का प्लान अपना बनाते हैं। तीनों दोस्त वहां बैठ करके अपना पिकनिक का प्रोग्राम करते हैं। इसी बीच रंजीत क्या करता है कि प्रिया को किसी बहाने से अपने पास बुलाता है और वो उसे जंगल के और अंदर ले जाने की कोशिश करता है। और इधर जो करण था वो लेटा हुआ था और उसे लेटे लेटे हल्की सी नींद आ गई थी। अंदर जा कर के रंजीत प्रिया पे अटैक कर देता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। प्रिया की चीख सुन करके करण की आंखें खुल जाती है और वो उस आवाज़ की तरफ भागता है। करण जब उस लोकेशन पर पहुंचता है तो देखता है कि रंजीत प्रिया को मारने की कोशिश कर रहा है। ये देख कर के पहले तो करण शॉक हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता है ये हो क्या रहा है। फिर वो रंजीत के ऊपर करण अटैक कर देता है और वो प्रिया को बचाने की कोशिश करने लगता है। दोनों में एक बहुत ही भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। करण और रंजीत एक दूसरे को इंजर्ड कर रहे थे। दोनों एक दूसरे से लड़ते लड़ते काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके थे। जंगल में अंधेरा छाना शुरू हो गया था, यानी कि शाम होना शुरू हो गया था। इस चीज़ को देख करके प्रिया काफ़ी ज़्यादा डर गई और वो उन दोनों को लड़ाई ख़त्म करके वहाँ से चलने के लिए बोलने लगी। तभी वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और डरा देने वाली आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ सुन करके करण और रंजीत आपस में लड़ना छोड़ देते हैं और उस आवाज़ की तरफ देखने लगते हैं कि आखिर ये आवाज़ आई कहाँ से। नोटिस करते हैं कि उन्हें एक फेस दिखाई दे रहा है अपने से कुछ ही मीटर के डिस्टेंस पे, जो हल्के अंधेरे साइड में था। उसकी जो मुस्कुराहट थी इन तीनों के दिल दहला देने के लिए काफ़ी थी। और देखते ही देखते वो जो शैडो थी वो रंजीत के ऊपर अटैक कर देती है। ये देख करके ये दोनों दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। करण अपनी पुरानी सारी बातें बोल करके रंजीत को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उस टाइम पे जो शैडो थी उसे और भी अंदर जंगल की तरफ खींचती हुई लेके चली जाती है। करण भी उसके पीछे पीछे भागता है और उसको पकड़ करके बचाने की कोशिश करने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि रंजीत की एक एक हड्डियाँ टूटना शुरू हो गई है। ये सब देख करके करण बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वह इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो कुछ करने की हालत में नहीं था। फिर अचानक से वो देखता है कि जो रंजीत है उसके शरीर का मसल्स कोई नोच नोच करके बाहर की तरफ फेंक रहा है।
हर तरफ से उसके शरीर का मांस नोचा जा रहा था। और वो उस टाइम पे रंजीत इतना तेज चिल्ला रहा था कि उसके चिल्लाने से पूरा जंगल दहा गया। उस टाइम बाद रंजीत की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो शैडो थी वो करण के ऊपर अटैक कर देती है। करण और रंजीत पहले से ही आपस में फाइट कर चुके थे, जिसके कारण करण भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड था। उसमें अब इतनी भी हिम्मत नहीं बची हुई थी कि वो उस शैडो का सामना कर सके। यह देख कर के प्रिया तो मानो मर ही गई थी। करण किसी भी तरह से अपने आप को संभालता है और उस शैडो से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन जब भी वो कुछ भी शैडो के ऊपर फेंकता है, शैडो के आर पार वो चीज़ चला जाता है और उसका हर एक अटैक बेकार हो जाता है। शैडो करण को भी अब जंगल की तरफ खींचना शुरू करती है और उसके पैर की हड्डी तोड़ डालती है। करण दर्द से और डर से इतना तेज चिल्लाता है कि उसकी आवाज़ जंगल में कोसों दूर तक सुनाई देती है। जंगल बिल्कुल सन्नाटा हो रखा था, अंधेरा छा रहा था, धीरे धीरे और अंधेरा होते जा रहा था। उसी टाइम पे पता नहीं कहाँ से करण की किस्मत बोले या कुछ और, एक साधु आते हैं और वो आते ही उस शैडो पे अटैक कर देते हैं। शैडो और उस संत में एक भयानक फाइट होती है। काफ़ी देर फाइट करने के बाद जो संत थे वो उस शैडो को वहाँ से भगाने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद वहाँ पे पुलिस की गाड़ी आती है। पुलिस की गाड़ी आते ही इन लोगों को राहत की सांस मिलती है। ये लोग एक दूसरे का हेल्प करना शुरू कर देते हैं। पुलिस आते ही पहले करण को उठाती है, प्रिया और रंजीत को भी लेकर के गाड़ी में रख देती है। साधु बाबा को उस टाइम पुलिस अरेस्ट कर लेती है। उनको पुलिस वाले को ऐसा लगता है ये साधु ही अटैक किया है। जब पुलिस वाले से पूछा गया कि आपको यहाँ पे कैसे पता चला कि कुछ हो रहा है, तो पुलिस ने बोला कि जो यहाँ पे चीखने की आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ हम लोगों ने रास्ते पे पेट्रोलिंग करते हुए सुना था, जिसके कारण हम लोग उस आवाज़ का पीछा करते हुए यहाँ पे आए थे। रंजीत के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इधर करण को और प्रिया को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। इधर जो साधु थे पुलिस इनको अरेस्ट कर लेती है। जो साधु थे, संत थे, वो पुलिस को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या था, लेकिन पुलिस इस चीज़ को मानने से साफ इनकार कर देती है। जब कुछ टाइम बाद प्रिया और करण स्वस्थ हो जाते हैं तो उनको पुलिस सच्चाई जानने के लिए थाने में बुलाती है। जब वो दोनों आते हैं तो आने के बाद साधु बाबा के ही फेवर में वो लोग बात करते हैं और वो लोग बोलते हैं कि अगर ये नहीं आए होते तो शायद हम दोनों भी ख़त्म हो चुके होते। जब ये इंट्रोगेशन चल रहा था उस टाइम पे रंजीत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख कर के दंग रह जाती है, क्योंकि उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि इसके बॉडी में जो सलाइवा मिला है वो किसी भी धरती पर रहने वाले किसी भी जानवर से या किसी भी ह्यूमन बीइंग से मैच नहीं करता है। इसका मतलब क्या, इसके ऊपर किसी एलियन ने अटैक किया, किसी घोस्ट ने अटैक किया, इसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। उन दोनों की गवाही के बाद, यानी करण और प्रिया की गवाही के बाद साधु बाबा को फ्री कर दिया जाता है। ये दोनों उस कॉलेज को छोड़ देते हैं और उस साल की पढ़ाई इनकी डिस्टर्ब हो जाती है, यानी ये लोग ड्रॉप आउट कर जाते हैं। इस घटना के बाद करण और प्रिया हमेशा डरे हुए रहते थे, जैसे मानो कि वो घटना उनके दिलों और दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गई हो। दोनों ने एक डिसीजन लिया कि हम लोग अब इस कॉलेज को और इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। वो लोग किसी और कॉलेज में नेक्स्ट टाइम एडमिशन लेते हैं और वहाँ पे वो लोग स्टडी शुरू कर देते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि उस टाइम पे प्रिया जो थी, प्रिया पेंटिंग बहुत ही बढ़िया बनाया करती थी। प्रिया जब भी पेंटिंग बनाती और उससे जब भी कोई देखता या प्रिया उसे खुद देखती थी तो उस पेंटिंग में किसी ना किसी एंगल से करण का चेहरा ऑटोमेटिक उभर आता था, चाहे वो किसी भी चीज़ का पेंटिंग बनाए। इस चीज़ से प्रिया इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई कि उसने पेंटिंग को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। जो पेंटिंग उसकी जान हुआ करती थी, आज वो पेंटिंग ब्रश को उठाने से भी डरती है। दोस्तों
ये रही आज की हमारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।